नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जटलाना, जिला यमुनानगर। कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति, अध्याय 1, शीत युद्ध का दौर। इसी अध्याय का भाग 2 आज आपके सामने है। इससे पहले हम भाग 1 में शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध के कारणों और शीत युद्ध के विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े, इनके बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। भाग 2 में हमारे जो उप विषय होंगे वे हैं दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था जो शीत युद्ध के बाद बनी। क्या थी दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था? इसके अलावा शीत युद्ध और सशस्त्रीकरण के बारे में भी जानेंगे कि किस प्रकार दोनों महाशक्तियों ने भयानक से भयानक हथियार बनाए। दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता की जो नीति थी या गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का अर्थ और क्या इसकी मांगे थी, ये भी इसी भाग में बताया जाएगा। और इसी भाग के अंत में हम शीत युद्ध में भारत की भूमिका कैसी रही, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, टू पोलर सिस्टम या बाइपोलर सिस्टम भी इसको कहते हैं। तो दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या थी, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों को आगे बढ़ने का मौका मिला। इनमें से एक अमेरिका था जो पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो दूसरा सोवियत संघ था जो साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। यानी कि दो महाशक्तियों को आगे बढ़ने का मौका मिला। दोनों की विचारधारा अलग थी। अमेरिका की जो विचारधारा थी वो पूंजीवादी विचारधारा थी और सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो साम्यवादी विचारधारा थी। विश्व के सभी देश इन दोनों विचारधाराओं में से किसी एक विचारधारा को अपना रही थी, जिसके कारण पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया था। इसे ही दो ध्रुवीयता या दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यानी कि विश्व का दो गुटों में बंट जाना ही दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान विश्व का दो गुटों में बंट जाना ही दो ध्रुवीयता या दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहलाता है। दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकास कैसे, दोनों गुट या जो पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया था, कैसे आगे जाकर उनका विकास हुआ, वो है दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकास। तो अगर हम उस हिसाब से देखें कि दो गुटों विश्व का दो गुटों में बंट जाना, तो उसको हम देखें कैसे उनके संबंध रहे दोनों गुटों के। तो पहला वाला जो है वो है कठोर दो ध्रुवीयता। क्या थी कठोर दो ध्रुवीयता? कठोर दो ध्रुवीयता से अभिप्राय 1945 से लेकर 1955 तक के समय से, यानी कि इस दौरान 1945 से लेकर 1955 तक दो महाशक्तियों में जो संबंध रहे उसे कठोर दो ध्रुवीयता के नाम से जाना जाता है। इस दौरान दोनों गुटों ने अपने अपने गुट में शामिल देशों पर पूरा नियंत्रण बना के रखा। इसके लिए उन्हें कई प्रकार की आर्थिक सहायता भी दी गई। जैसे मार्च 1947 में अमेरिका द्वारा मार्शल योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत पश्चिम यूरोप के देशों को 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता दी गई। वास्तव में इस योजना का उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। मार्शल योजना जो वास्तव में शुरू की गई थी अमेरिका द्वारा, जिसके द्वारा पश्चिमी यूरोप के देशों को सहायता 12 अरब डॉलर की दी गई थी, उसका एकमात्र उद्देश्य यूरोप में साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। इस योजना का लाभ उठाने वाले देशों पर यह शर्त लगाई गई थी कि वे अपनी शासन व्यवस्था को साम्यवाद से दूर रखेंगे। इससे सोवियत संघ के मन में पश्चिमी देशों के प्रति घृणा की भावना पैदा हुई और शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। इस दौरान दोनों गुटों ने
अपनी अपनी सुरक्षा करने के लिए सैनिक गठबंधनों का भी निर्माण किया। इसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने की। 1949 में अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, छोटा नाम नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इस संगठन में 12 देश शामिल थे। यूरोप के 12 देश शामिल थे। तो कौन कौन से वो 12 देश थे? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, आयरलैंड, हॉलैंड, लक्जमबर्ग, पुर्तगाल, नॉर्वे और नीदरलैंड। ये 12 देश नाटो के सदस्य थे। विश्व मानचित्र पर नाटो के 12 देश आप देख रहे हैं। जो हल्का नीला जो कलर है वो आपको दिखाए गए हैं। पुर्तगाल है, फ्रांस, लक्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड। तो इस प्रकार ये जो हल्के नीले रंग में दिखाए गए हैं, ये कुल मिलाकर 12 देश जो हैं वो नाटो के सदस्य थे। इस संगठन ने घोषणा की कि यदि संगठन में शामिल किसी एक देश पर भी हमला होता है तो इसे संगठन में शामिल सभी देशों पर हमला माना जाएगा और ऐसी स्थिति में नाटो में शामिल सभी देश एक दूसरे की मदद करेंगे। अतः नाटो संधि के द्वारा सोवियत संघ को सीधी चेतावनी दी गई कि यदि उसने संधि में शामिल किसी भी देश पर आक्रमण किया तो उसे भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इससे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मतभेद और अधिक गहरे हो गए। इस संगठन की देखा देखी में सोवियत संघ ने भी 1955 में वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट भी उसको कहते हैं नाम से सैनिक संगठन की स्थापना की। इसका मुख्य काम नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। अमेरिका ने साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए एशिया में भी अनेक सैनिक संगठन बनाए, जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटो, केंद्रीय संधि संगठन सेंटो। इन दोनों संगठनों के बारे में हम विस्तार से जो चर्चा कर चुकी हैं वो भाग 1 में हम इसके बारे दोनों संगठनों के बारे में चर्चा कर चुकी हैं। ढीली ढाली दो ध्रुवीयता, तो जो कठोर दो ध्रुवीयता थी वो समय था जब दोनों देशों के जो संबंध थे वो कटुतापूर्ण रहे। उसके बाद का जो समय स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं ढीली ढाली दो ध्रुवीयता। ढीली ढाली दो ध्रुवीयता से अभिप्राय 1955 से लेकर 1990 तक के समय से है। इसे ढीली ढाली दो ध्रुवीयता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान दोनों गुट तो बने रहे, लेकिन अपने अपने गुट के देशों पर उनकी पकड़ कमजोर पड़ गई। इसलिए देश अपने अपने गुट से स्वतंत्र होने लगे। तो जिस प्रकार से पहले जो कठोर दो ध्रुवीयता थी जिसमें दोनों गुटों ने या दोनों महाशक्तियों ने अपने गुट के देशों पर कठोर नियंत्रण बनाए रखा, उसके बाद जो ढीली ढाली दो ध्रुवीयता शुरू होती है उसमें ये देश इन गुटों से अलग होना शुरू हो गए। शीत युद्ध और सशस्त्रीकरण, ये भी एक महत्वपूर्ण घटना थी शीत युद्ध की। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों ने भयानक से भयानक हथियार बनाए और ज्यादा से ज्यादा हथियार जमा करके लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रही। वास्तव में उस समय ज्यादा से ज्यादा हथियारों को जमा करना ही युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना गया। लेकिन दोनों देश इस बात को भी समझ रहे थे कि यदि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल गया या किसी सैनिक ने शरारतन युद्ध शुरू करने के इरादे से कोई हथियार चला दिया तो क्या होगा। अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल गया तो ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देश के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि यह शत्रु का षड्यंत्र नहीं था या दूसरी तरफ से जो मिसाइल दागी गई है वह महज एक दुर्घटना थी। तो दोनों देश उसके बाद जब शस्त्र भयानक से भयानक हथियारों का निर्माण किया तो दोनों देश इस बात को अच्छी तरह से समझने लगे कि अगर भूले से परमाणु कोई दुर्घटना हो गई तो उसके क्या नतीजे होंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों अमेरिका और सोवियत संघ ने समय रहते कुछ परमाणु हथियारों को सीमित करने या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया।
दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण के द्वारा ही परमाणु हथियारों की होड़ पर लगाम लगाई जा सकती। अस्त्र नियंत्रण के द्वारा ही हथियारों की होड़ पर लगाम लगाई जा सकती है। अतः दोनों देशों ने हथियारों की होड़ पर लगाम लगाने के प्रयासों की शुरुआत 1960 के दशक में की। दोनों देशों ने हथियारों को कम करने के लिए कई संधियां और समझौते किए, जिनमें से 3 संधियां महत्वपूर्ण थी। वैसे तो दोनों देशों के बीच हथियारों को कम करने के लिए अनेक संधियां हुई, लेकिन यहाँ पर 3 संधियों का वर्णन करना जरूरी है। पहली थी आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, दूसरी परमाणु अप्रसार संधि और तीसरी थी परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी। तीनों के बारे में जानना जरूरी है। तो उसमें पहली हमारे पास आती है आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, पीटीबीटी इसको नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का पूरा नाम वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा भूमिगत जल में परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने के लिए संधि था। ट्रीटी बैनिंग न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट इन द एटमॉस्फेयर, इन आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर। पूरा नाम इसका ये था, लेकिन छोटा सा नाम था आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। यह संधि 10 अक्टूबर 1963 को प्रभाव में आई। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इस संधि के द्वारा वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा भूमिगत जल में परमाणु परीक्षण करने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन भूमिगत परीक्षण करने की अनुमति दी गई थी। क्योंकि भूमिगत परीक्षण करने की अनुमति दी गई थी, इसलिए यह संधि ज्यादा सफल नहीं हो पाई। दूसरी संधि थी परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी इसको कहते हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या परमाणु अप्रसार संधि। इस संधि के अनुसार केवल उन देशों को ही परमाणु शक्ति संपन्न देश माना जाएगा जिन देशों ने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार का विस्फोट कर लिया था या परमाणु हथियार का निर्माण कर लिया था। 1 जनवरी 1967 से पहले जिन देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिया था या परमाणु हथियार बना लिया था, केवल उन्हीं देशों को परमाणु शक्ति संपन्न देश माना जाएगा। संधि के अनुसार केवल इन्हीं देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति होगी, बाकी किसी भी देश को ऐसे हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि यह संधि जो है वास्तव में भेदभावपूर्ण है कि जिन देशों ने एक निश्चित दिनांक या निश्चित तिथि से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे, उनको तो परमाणु हथियार रखने की छूट होगी, लेकिन जिन देशों ने उसके बाद परमाणु हथियार बनाए उनको ऐसा करने की मंजूरी नहीं होगी। इस परिभाषा के हिसाब से केवल 5 देशों अमेरिका, सोवियत संघ जिसको रूस हम कहते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना गया है, क्योंकि इन 5 देशों ने ही 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे। इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए और यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई। इस संधि को 1995 में अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया है, कोई समय सीमा नहीं रखी गई है। भारत ने इस संधि को भेदभावपूर्ण बताया है, वो हमने आपको बताया है किस कारण से यह संधि भेदभावपूर्ण है। भारत का कहना है कि इस संधि के द्वारा केवल 5 देश अपने परमाणु हथियारों को बनाकर पूरे विश्व पर अपनी दादागिरी स्थापित करना चाहते हैं। अतः भारत ने आज तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जो तीसरी जो संधि हुई दोनों महाशक्तियों के बीच, वो थी परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी। इसको हम कहते हैं एबी मिसाइल ट्रीटी के नाम से भी इसको जानते हैं। एंटी ब्लास्टिक मिसाइल संधि 1972 में प्रभाव में आई। इस संधि का मुख्य उद्देश्य अमेरिका और सोवियत संघ को अपनी सुरक्षा के लिए ब्लास्टिक मिसाइलों को प्रयोग करने से रोकना था,
क्योंकि मिसाइलें ये वो मिसाइलें होती हैं जिन पर परमाणु हथियार को बांधकर किसी दूसरे देश पर छोड़ा जाता है। तो ऐसी सुरक्षा जो अपनी सुरक्षा कर रहे थे ये, तो इन ऐसी मिसाइलों को खत्म करने से अथवा या उन पर रोक लगाने से। तो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता। अगला जो हमारा उप विषय है वो है गुट निरपेक्षता, जिसने दो ध्रुवीयता या फिर शीत युद्ध को चुनौती दी। शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया था। एक गुट साम्यवादी गुट था जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, और दूसरा गुट पूंजीवादी गुट था जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। ये दोनों गुट विश्व के देशों को अपने अपने गुट में शामिल करने में लगे हुए थे। ऐसे में विश्व के देशों के लिए भी यह जरूरी हो गया कि वे अपनी सुरक्षा के लिए किसी न किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ जाएं, ताकि दूसरी महाशक्ति और उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। किसी एक गुट में शामिल होने का इन देशों को फायदा भी मिला। इससे इन देशों को अपने प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला, हथियार मिले और देश के आर्थिक विकास के लिए मदद मिली। विश्व के दो गुटों में बंट जाने की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई। पश्चिमी यूरोप के ज्यादातर देश अमेरिका वाले गुट में शामिल हो गए, जबकि पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ वाले गुट में शामिल हो गए। इसी दौरान एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बहुत से देश स्वतंत्र हुए। इन नए स्वतंत्र देशों को गुट निरपेक्षता ने एक तीसरा विकल्प प्रदान किया। इन नए स्वतंत्र देशों को गुट निरपेक्षता ने एक तीसरा विकल्प प्रदान किया। यह तीसरा विकल्प था दोनों महाशक्तियों द्वारा बनाए गए गुटों से अलग रहने का, यानी कि किसी भी गुट में शामिल न होने का विकल्प इनको दिया। वास्तव में गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ में तीन लोगों की दोस्ती थी। ये तीन लोग थे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो, मार्शल टीटो के नाम से इनको जाना जाता है, मिस्र के राष्ट्रपति कमाल अब्दुल नासिर, कर्नल नासिर के नाम से इनको जानते हैं, बाद में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अहमद सुकर्नो और घाना के राष्ट्रपति वामे एनक्रूमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये पांच नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। इन पांच नेताओं की पहल पर 1955 में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एशिया और अफ्रीका के देशों का एक सम्मेलन बुलाया गया। इसे एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 कहा जाता है। क्योंकि यह सम्मेलन बांडुंग में हुआ था, इसलिए इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसी सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। इंपॉर्टेंट डेट है, याद करने की चीज है कि गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था। 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। जैसे जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय आंदोलन बनता गया, वैसे वैसे इसमें अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों और अलग अलग हितों के देश भी शामिल होते गए। सितंबर 2016 में गुट निरपेक्ष देशों का 17वां शिखर सम्मेलन वेनेजुएला के शहर पोलामर में हुआ था। इस सम्मेलन में 120 देशों ने भाग लिया था। तो कहां 25 सदस्य थे और वर्तमान जो 2016 में सम्मेलन हुआ उसमें 120 देशों ने। तो जिस प्रकार से गुट निरपेक्ष देशों के सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, उससे इसका महत्व भी बढ़ रहा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? तो प्रश्न पैदा होता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? वास्तव में गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। लेकिन महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का यह मतलब नहीं है कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से ही अलग थलग कर लें।
सिर्फ महाशक्तियों ने जो दो गुट बनाए थे उनसे अलग रहना है, अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग रहना नहीं है। क्या गुटनिरपेक्षता का अर्थ अलगाववाद या पृथकतावाद है? अलगाववाद का अर्थ अपने आप को विश्व राजनीति से अलग कर लेना। जैसे 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी, इसके बाद से लेकर पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। इस प्रकार अमेरिका ने पृथकतावाद की विदेश नीति अपनाई थी। लेकिन गुट निरपेक्षता का अर्थ सैन्य गुटों से अलग रहना है, ना कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति से अलग रहना। अतः गुट निरपेक्षता का अर्थ अलगाववाद में अलगाववाद में एक देश अपने आप को पूरी तरह से विश्व राजनीति से अलग कर लेता, लेकिन गुट निरपेक्षता का अपने आप को विश्व राजनीति से अलग नहीं करना है, बल्कि गुटों से अलग करना है। प्रश्न एक और पैदा होता है कि क्या गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता है? तटस्थता का अर्थ युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना है। ऐसा देश युद्ध के सही या गलत होने के बारे में भी कोई राय नहीं देता है, जबकि गुट निरपेक्षता का अर्थ सही गलत में फर्क करके गलत का विरोध करना है और सही का साथ देना है। गुट निरपेक्ष देशों ने दूसरे देशों के बीच होने वाले युद्ध को रोकने के लिए काफी काम किया है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता या महत्व, अब ये हम आपको बाद में बताएंगे कि वर्तमान समय में शीत युद्ध का अंत हो चुका है। तो जब शीत युद्ध का अंत हो चुका है तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या महत्व रह गया है, ये जानना जरूरी है। शीत युद्ध के दौरान जब पूरा विश्व दो गुटों में बंटता जा रहा था, तभी एशिया और अफ्रीका के कुछ नए स्वतंत्र देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया। लेकिन दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी गुट का अंत हो गया। ये हम आपको दूसरे वाले इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय में बताएंगे कि सोवियत संघ का अंत हो गया। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी गुट का अंत हो गया, जिसके कारण शीत युद्ध का भी अंत हो गया। अब अमेरिका ही महाशक्ति के रूप में बचा है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न पैदा होता है कि जिस गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म शीत युद्ध के कारण हुआ था, आज शीत युद्ध के खत्म हो जाने के कारण क्या उसका कोई महत्व रह गया है? लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भले ही शीत युद्ध समाप्त हो गया हो, लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन का आज भी महत्व है। जैसे ये क्या कहती हैं लोग, आज भी बहुत से गुट निरपेक्ष देश आर्थिक रूप से पिछड़े हुए और विकसित देश उनका शोषण कर रहे हैं। इस स्थिति से उनको बचाने के लिए यह जरूरी है कि विकासशील देश आपस में सहयोग करें। आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों को एक मंच प्रदान करता है। तो जिस प्रकार से विकसित देश विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं, तो गुट निरपेक्ष देश विकासशील देशों को एक मंच प्रदान करता है। दूसरा, लोगों का कहना है आज भी विश्व के सामने आतंकवाद, निशस्त्रीकरण, पर्यावरण प्रदूषण जैसी अनेक समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान करने में गुट निरपेक्ष आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और तीसरा है, बेशक शीत युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन विश्व में शांति स्थापित नहीं हो पाई। अतः विश्व में शांति स्थापित करने में गुट निरपेक्ष आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद भी गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता या महत्व बना हुआ है। अगला हमारे पास उप विषय है या अगला प्रश्न पैदा होता है, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर या नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जो देश स्वतंत्र हुए थे, जिन्हें गुट निरपेक्ष देश भी कहते हैं, वास्तव में अल्प विकसित देश, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थे।
ये देश आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। अतः इन देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी विकास की थी। लेकिन उस समय विश्व अर्थव्यवस्था का जो ढांचा स्थापित था वह न्याय के सिद्धांत पर आधारित नहीं था। यह ढांचा विकसित देशों ने अपने फायदे के लिए बनाया हुआ था। अब बहुत सारे देश तो स्वतंत्र हुए और इन देशों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो था अपना विकास करना। लेकिन विकास करने के लिए पैसे की जरूरत थी और पैसा जो था वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से लेना था। लेकिन उस समय अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर विकसित देशों का कब्जा था, तो हम कह सकते हैं कि वह जो ढांचा था उस समय अर्थव्यवस्था का, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का, वह न्याय के सिद्धांत पर आधारित नहीं था। यह ढांचा विकसित देशों ने अपने फायदे के लिए बनाया हुआ था। अतः यह मांग की गई कि एक ऐसी नई विश्व अर्थव्यवस्था की स्थापना की जाए जो न्याय के सिद्धांत पर आधारित हो। इसी से नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन, अंकटाड कहते हैं उसको, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD में टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार करने की बात की गई कि जो विश्व में जो व्यापार की प्रणाली चली हुई थी उसमें सुधार करने की मांग की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुधार करने से, अगर विश्व जो वैश्विक व्यापार प्रणाली है उसमें सुधार किया जाए तो सुधार करने से पहला क्या होगा, अलग विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन या जिनका प्रयोग पश्चिम के विकसित देश कर रहे हैं। जो वैश्विक व्यापार प्रणाली चली हुई है, यदि उसमें सुधार किया जाए तो विकसित देशों को अपने संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा। दूसरा, अलग विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। वे इन देशों के बाजारों में अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा। और तीसरा क्या होगा, यदि अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार किया जाए, अलग विकसित देश पश्चिमी देशों से जो तकनीक मंगवाते हैं उसकी लागत कम होगी। चौथा, अलग विकसित देशों की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ेगी। जिस प्रकार उनको कर्ज लेते हुए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो उससे उनको मुक्ति मिलेगी। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का अर्थ क्या है? नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करने से है जो न्याय और समानता पर आधारित हो, ताकि विकासशील देश भी विकसित देशों की तरह अपना विकास कर सके। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करने से है जो न्याय और समानता पर आधारित हो, ताकि विकासशील देश भी विकसित देशों की तरह अपना विकास कर सके। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के उद्देश्य क्या, हम इस जो नई व्यवस्था लाना चाहते हैं, किन किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं? विकसित और विकासशील देशों के बीच विकास को लेकर जो अंतर है उसे खत्म करना, विकसित देशों द्वारा अपनी तकनीक का हस्तांतरण विकासशील देशों को करना, विकासशील देशों को अपने संसाधनों को विकसित करने में सहायता देना, और चौथा उद्देश्य है विकासशील देशों में हो रहे प्रतिभा पलायन, जिसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं, को रोकना। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता या विकासशील देशों की मुख्य मांग। क्या जो नए देश स्वतंत्र हुए हैं उन देशों ने क्या क्या मांगे रखी हैं ताकि वो भी विकसित देशों की तरह अपना विकास कर सके? तो विकासशील देशों की पहली मांग है वित्तीय सहायता की मांग। विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देशों के पास आज जो धन दौलत है वह धन दौलत उन्होंने विकासशील देशों से प्राप्त की है। अतः विकासशील देशों की मांग है कि विकसित देश अपनी धन दौलत में से कुछ हिस्सा विकासशील देशों को दें ताकि वे भी अपना विकास कर सके। दूसरी मांग है विकासशील देशों की तकनीक का हस्तांतरण। विकासशील देशों का कहना है
कि विकसित देशों के पास उच्च स्तर की तकनीक है, जिसके कारण वे लगातार विकास करते जा रहे हैं, जबकि विकासशील देशों के पास घटिया स्तर की तकनीक है, जिसके कारण वे पिछड़ते जा रहे हैं। अतः विकासशील देशों की मांग है कि विकसित देश अपनी उच्च स्तर की तकनीक विकासशील देशों को दें ताकि वे भी अपना विकास कर सकें। तीसरी मांग है विदेशी व्यापार में भागीदारी। विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देशों ने विदेशी व्यापार पर कब्जा कर रखा है। कुल विदेशी व्यापार के 80% भाग पर कुछ विकसित देशों का कब्जा है, जबकि विकासशील देशों की विदेशी व्यापार में केवल 20% की भागीदारी है। अतः विकासशील देशों की मांग है कि विदेशी व्यापार में उनकी समान भागीदारी होनी चाहिए। चौथी मांग है प्रतिभा पलायन पर रोक। विकासशील देशों का कहना है कि वे अपने कम संसाधनों के होते हुए भी अपने लिए कुशल व्यक्ति तैयार करते हैं, लेकिन ये कुशल व्यक्ति विकसित देशों की सुविधाओं से आकर्षित होकर इन देशों में भाग जाते हैं या विकसित देशों में भाग जाते हैं, जिसके कारण विकासशील देशों को भारी हानि उठानी पड़ती है। अतः विकासशील देशों की मांग है कि इस प्रतिभा पलायन को रोका जाना चाहिए। साधारण से शब्दों में हम कह सकते हैं कि विकसित देश कम पैसा होते हुए भी अपने लिए डॉक्टर और इंजीनियर तैयार करते हैं, लेकिन जब ये व्यक्ति पढ़ लेते हैं तो विकसित देशों की सुविधाओं से आकर्षित होकर विकसित देशों में भाग जाते हैं। तो जिन देशों ने इन डॉक्टरों को, इंजीनियर को तैयार किया, अपने लिए तैयार किया था, उन देशों को उनका कोई फायदा नहीं होता है। इसको प्रतिभा पलायन कहते हैं, और उन देशों को इसका फायदा मिलता है जिन्होंने इसको तैयार ही नहीं किया है। पांचवी मांग है विकासशील देशों की संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग। विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देश प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग न करके अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, और यदि ऐसे ही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे। अतः विकासशील देशों की मांग है कि विकसित देशों को प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संसाधन बचे रहे। 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुखता से उठे, लेकिन 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने और चलाए रखने के प्रयास मंद पड़ गए। इसका मुख्य कारण यह था कि सभी विकसित देश एक सुर में इस नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, जबकि गुटनिरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी। शीत युद्ध में भारत की भूमिका कैसी रही? भारत की भूमिका कुछ शीर्षकों का, कुछ हेडलाइंस के जरिए इनको समझते हैं। उसमें पहला है स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में बहुत से देश स्वतंत्र हुए। इनमें से ज्यादातर देश या तो अमेरिका वाले गुट में शामिल हो गए या फिर सोवियत संघ वाले गुट में। ये देश उन्हीं के कहने पर अपनी विदेश नीति बनाने लगे, लेकिन भारत ने दोनों गुटों से अलग रहते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण किया। इस प्रकार भारत ने लंबे समय के बाद प्राप्त की गई अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। तो पहला जो शीत युद्ध में योगदान है वो है कि भारत ने किसी गुट में शामिल होकर अपनी स्वतंत्रता को फिर से गिरवी नहीं रखा। दूसरा, गुटों से अलग रहना। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, ये हमने आपको कई बार बता दिया है। लेकिन भारत ने दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया। भारत न केवल स्वयं दोनों गुटों से अलग रहा, बल्कि दूसरे देशों को भी इन गुटों में शामिल होने से रोकने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया। तो भारत की शीत युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये भी रही कि उसने दोनों गुटों में शामिल होने से देशों को रोका और एक अलग आंदोलन चलाया जिसका नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन।
तीसरी जो भूमिका थी वो है तनाव को कम करने में भूमिका। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच कई बार तनाव उत्पन्न हुआ, जैसे क्यूबा का मिसाइल संकट। इस तनाव को कम करने में भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि भारत तनाव कम करने में सक्रिय भूमिका न निभाता तो दोनों महाशक्तियों के बीच तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बन जाती। तो इस प्रकार भारत ने तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और चौथी भूमिका है शीत युद्ध को समाप्त करने में भूमिका। शीत युद्ध को समाप्त करने में भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य शीत युद्ध को समाप्त करना था, क्योंकि वही देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो सकते थे जिन्होंने किसी सैनिक गुट के साथ कोई समझौता न किया। तो शीत युद्ध के दौरान जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। लेकिन भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की कई कारणों से आलोचना भी हुई है। आलोचकों का कहना है कि भारत की गुटनिरपेक्षता वास्तव में सिद्धांत विहीन है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष नहीं ले सका है। आलोचकों का यह भी कहना है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही है। कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही है। जब दूसरे देश महाशक्तियों के गुट में शामिल होते थे तो भारत उनकी आलोचना करता था, लेकिन सन 1971 में भारत ने स्वयं सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मित्रतापूर्ण संधि पर हस्ताक्षर किए। विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत का सोवियत संघ के गुट में शामिल होना माना, लेकिन इस 20 वर्षीय संधि के बाद भी भारत ने यह कहा कि यह संधि ऐसी नहीं है कि दूसरे देशों के साथ मित्रता नहीं की जा सकी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध में भारत की सकारात्मक भूमिका रही। धन्यवाद। नमस्कार।